वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और रोज़ की तरह आज फिर मैं आपकी सेवा में आया हूं और आपके लिए एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल जो बच्चों के पेपर हुए हैं उसी के लिए एक वीडियो नई तैयार मैंने की है जो एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट के रूप में आपको काम आएगी। ठीक है, आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर डाटा है वो उसमें से मैंने लिया है इसको, और आप पूरी वीडियो को एंजॉय करिएगा लास्ट तक और सभी दोस्तों में इस वीडियो को फैला दो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और कमेंट भी आप किया करें। ठीक है जी, बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक किसान ने 61 किलोमीटर की यात्रा को 9 घंटे में तय किया है। वह पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। उसके द्वारा पैदल तय किया गया डिस्टेंस कितना है। देखिए, वो जो व्यक्ति है वो जो पैदल चल रहा है और साइकिल से चल रहा है, दो ही तरीकों से डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है वो व्यक्ति। पैदल उसकी स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। वो कहता है कि पैदल द्वारा तय किया गया डिस्टेंस, तो पैदल उसकी जो स्पीड है वो 4 है, तो मल्टीप्लाई तो 4 से ही आएगा। जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो जो आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। तो स्पीड मेरी क्या रहेगी, कुछ हो या ना हो, स्पीड मेरी 4 रहेगी। 4 रहेगी तो 4 का मल्टीपल 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, किसी से भी करो, आपका आंसर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल ही आएगा। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, 16 आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, अगर आगे भी मिल जाए तो दिक्कत है। हम एक काम करते हैं, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉन्सेप्ट ये कहता है जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आता है। ठीक है, जिस पे मानोगे उसका आंसर नहीं आएगा, उसका उल्टा आंसर आएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 9 घंटे चला है भाई, लिखा है 9 घंटे चला, 9 घंटे चला और 9 घंटे में साइकिल से चला। अगर 9 घंटे में साइकिल से चलता तो मैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता, 81 किलोमीटर है भाई, 81 किलोमीटर। लेकिन जो पूरा जो डिस्टेंस मैंने तय किया है वो किया 61। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, अगर देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 20। इसका डिफरेंस 20 है, मेरा डिफरेंस है यहाँ पे 5 से काटोगे तो ये टाइम आ गया 4। यानी वो व्यक्ति पैदल जो चला है, तुमने किस पे माना था, 9 किलोमीटर, यानी कि साइकिल पे चले थे तो पैदल का समय निकल के आ गया। पैदल चले हो आप 4 घंटा, पैदल चले हो 4 घंटा। अगर पैदल चले हो 4 घंटा 9 में से, तो साइकिल से चलोगे 5 घंटा। दोनों का निकल गया, बट आपको दोनों से मतलब नहीं है, केवल आपको चाहिए पैदल का मामला। पैदल का मामला निकालोगे तो 4 चौक 16 किलोमीटर आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है ये, जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये डीआई का सवाल है, पाई चार्ट का। इसमें आपको बाहरी सहायता, बाजार ऋण, महज और मशहूल, एसपीएस और वार्षिक इनकम का सारा दिया हुआ है डाटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या इस पे पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बाहरी सहायता रूप से 9695 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हो तो निधि की कमी को पूरा करने के लिए बाजार ऋण कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, बताइए।
ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। क्या बताइए, आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? आसान सा सवाल है वैसे तो, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान लगाना है बस, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो टोटल जो है ये 11,486 है मामला। ग्यारह हज़ार 486 है, बाहरी रूप से जो मिला है 11,486 है टोटल। और जो आपको प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है? 9695। दोनों को अगर यहाँ घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 7791। और कह रहा है बाज़ार के उससे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो बाज़ार देखोगे तो 29952 है। तो ये इसका कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है भाई, ये इसका कितना परसेंट है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अप्रॉक्सीमेट में काटने की कोशिश करोगे तो 29 है ना ये, और ये 1700 कुछ है। अगर आप इसको 5 चलाओगे तो 30 पंजे 150, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। 5 पॉइंट समथिंग में, 5 पॉइंट समथिंग के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देख लो तो 5 पॉइंट समथिंग के हिसाब से 6 लगभग इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 5 पॉइंट कुछ समथिंग बनेगा, बाकी 6% आपका यहाँ पे कंफर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पाई चार्ट पे सवाल है, आसान सा है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी डीआई पर आया हुआ है। कहता है बाजार ऋण के रूप में केंद्रीय कोण कितना होगा। देखिए आपको बाजार नियंत्रण का चाहिए, अब बाजार ऋण का अगर चाहिए आपको तो इसके अंदर पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, टोटल निकालोगे तो ये बनेगा 29,952, 11,486, 5,252, 4910, 6,000। ये टोटल जोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि ये मामला कितना है टोटल का टोटल। हाँ भाई, अगर आप इसको टोटल करते हो तो ये आएगा 6 4 10 की 0, ये 6 4 10 20 की 0, 57,600 ये मामला तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है भाई, 57,600 का ये मामला बन जाएगा। अब आपको इसी 57,600 का टोटल निकालना है किस पर? बाजार ऋण। बाजार ऋण है 29,952 का, डिग्री में बताना है कितना बनेगा। डिग्री, 1 डिग्री जो हमारा पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री के हिसाब से हम इसको कंसिडर करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 18 दूनी 36 कटेगा, 18 तिया 54 कटेगा। है भाई, 18 तिया 54, 3 18 दूनी 36, ये आ जाएगा 320। 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 160। है भाई, इसको काटोगे अभी आप 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 1 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। 4 से काट लो 10, 4 से काट लोगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। ये आपको आंसर आ गया 100
87.2 डिग्री आंसर। 187.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो किसी भी अगर आपको कोई सा भी इसमें निकालना हो डाटा डिग्री में तो 360 से मल्टीप्लाई कर लो, काटा पीटी मचा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट 16 से भी काट सकते थे बट कोई बात नहीं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, एरिया a है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो परिधि c है, तो रिजल्ट क्या होगा? मतलब ये किसके सिमिलर बनेगा? देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं सरकमफेरेंस बताऊं इसकी सर्कल की तो आप कहोगे 2 पाई r होती है, 2 पाई r होती है। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल होती है। अगर मैं यहाँ इसको एरिया बनाऊं, अगर मैं इसको एरिया बनाने की कोशिश करूं तो मैं दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दूं, r से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूं और r से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूं। अगर मैं इधर भी r से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा r बराबर r इंटू सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू में पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर मतलब होता है एरिया, 2 पाई r स्क्वायर होता है ये है भाई। तो ये रिजल्ट तुम्हें मिल गया। तो ऐसा तुम्हें कहीं दिया है, आप नोटिस करें ज़रा सवाल में, r इंटू सी इक्वल्स टू 2a, r इंटू सी इक्वल्स टू 2a आपको कहीं मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे डायरेक्ट करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट क्लास आंसर आ गया 2a। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है एरिया से वो r इंटू सी पे है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर के 2 खंबे लगे हैं। ये देखो 7 मीटर, ये आपका 7 मीटर मान लो, ये आपका 12 मीटर मान लो। 7 मीटर 12 मीटर के 2 खंबे लगे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 12। ये 12 मीटर है, 7 मीटर है, दोनों के शीर्षों का डिस्टेंस है ये। आप मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पे इसको इस तरीके से हम कनेक्ट कर दें तो ये 7 है, ये 12 है, ये पूरा 12 7, तो ये नीचे भी 7, तो ऊपर कितना बचेगा 5, नीचे रह जाएगा 7, क्योंकि ओवरऑल ये 12 है। 7 5 12 तभी होगा। ठीक है भाई, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 12 है, 5 12 है तो ये हो जाएगा 13। 5 12 13, 13 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, डायरेक्ट हाइपोटेनियस के हिसाब से इसको चला देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है पाइथागोरस ट्रिपलेट, वहाँ से आप इसको कनेक्ट करके बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन में अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी रूल पर पूछा है सवाल। कहता 4x 5 7 3 y को अगर 72 से डिवाइड किया जाएगा तो x प्लस वाई क्या होगा? देखिए 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 निम 72 है भाई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 नंबर से बना नंबर जो है, लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो 7 3 y को अगर 8 से मैं चेक करूँ तो 8 निम 72, यहाँ बचेगा 1, तो 1 अगर यहाँ 6 लगा दे तो 8 दूनी 16 चल जाएगा, मतलब y की जगह आ गया 6। ठीक है, तो 8 के रूल से मैंने y की वैल्यू निकाली, लास्ट वाली वैल्यू। अब आगे चलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? y की जगह तो 6 आ ही चुका है, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 बचा। अगर x की जगह 2 लगा लें, x की जगह अगर 2 लगा लें तो 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना भाई। 9 तब बनेगा जब x की जगह हम क्या लगा रहे हैं 2,
तो x की जगह हमारा 2 आ गया, तो x हो गया तुम्हारा 2, y हो गया 6, 6 और 2 दोनों को ऐड कर लेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 8। 8 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए सवाल आपके सामने है, बड़ा आसान सा सवाल है। रूट में 6 प्लस रूट 2 बराबर है 5 प्लस 3। रूट में 6 प्लस में रूट में 2, रूट में 5 प्लस रूट 3। केवल सिंबल्स के हिसाब से इसको चेक करना है और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, मतलब दूसरा सही होगा, या ए फर्स्ट और थर्ड, या ये फर्स्ट वाला, या दूसरा या तीसरा? देखते हैं ज़रा। देखिए इसका डायरेक्ट पता करने का जुगाड़ होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लाई करो 12, इसका मल्टीप्लाई करो 15। यहाँ पे ये 12 बन रहा है, यहाँ पे ये 15 बन रहा है। इसका मतलब साफ साफ है ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते जीवन में। एक 12 है और एक 15 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये भी यहाँ पे कितना बन रहा है, रिलेशन तो इसी से ही है ना भाई, तो ये वाला बड़ा बनेगा। यानी ये केवल बी ऑप्शन ऐसा है जो राइट है, बाकी दोनों के दोनों ये रॉन्ग है। अगर ये दोनों रॉन्ग हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड वाला रॉन्ग है, यानी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट एंड 3 आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा वे है इस सवाल को करने का। अगर बच्चा जोड़ने के चक्कर में लगेगा ना कि भाई 6 और 2 8 ये तो बहुत गड़बड़ है, जोड़ेंगे क्यों, मतलब जोड़ने का प्रोसेस बताओ क्यों, नहीं बन पाएगी ना बात। तो यही चीज़ें हैं, इसको आसान बनाने के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है मल्टीप्लिकेशन करो और वहीं से इसको कंपेयर करके निकाल दो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया है। 2 डिस्काउंट देने के बाद, 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ आपको पड़ रही है 550.8 की। तो पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट चाहिए। देखो मेरे भाई 720 रुपया का MRP है, पहला डिस्काउंट 10% है। 10% मतलब 9/10 पे। सेकंड मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों डिस्काउंट देने के बाद आपको चीज़ मिल रही है 550.80। 550.80। यहाँ से डेसिमल हटा लो, 0 लगा लो, 0 से 0 कट जाएगी। 9 से काटोगे तो 9 6 54 जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18 कट जाएगा है भाई। फिर 9 8 72 चला लो। ठीक है जी, 9 6 54 54 और 9 8 72। 4 से काट लो 20, 4 से काट लो 17। यहाँ से पता चल गया तुम्हें वो जो सामान है 20 का सामान 17 में बिका। 20 का सामान 17 में बिका तो 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है दूसरा वाला 20 पर, प्रतिशत का 100। वैसे भी 3/20 15% होता है, देखने की तो आवश्यकता कहीं से कहीं तक है नहीं। बहुत साधारण सा सवाल है। रेशो बनाई तो आपको वैसे भी दिख जाता है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से किया होगा ना, तो आपको वैसे भी पता चलेगा 20 का सामान 17 में बिक रहा है, तो ऑलवेज 15% के डिस्काउंट के बाद ही ऐसा होता है। डाटा जैसे जैसे आप करते चलोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में फीड होता रहेगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलजेब्रा का बड़ा फेमस सवाल है आपके सामने है कि 2+ में, देखो सवाल आपके सामने है 2+ में x√3 = 1/2 - देखो अगर बगल वाला जो नंबर बराबर के = में जो नंबर है 1/2 + √3 है, अगर इसको मैं रैशनलाइजेशन कर लें तो इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा।
तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बनेगा, ये इसका तो ये रहेगा भाई, और दूसरे वाले का बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, 2 का तो 2 आ गया, रूट 3 का रूट 3 आ गया, लेकिन ये प्लस है या माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहीं से चीज़ें यहाँ कंपेयर, क्योंकि 2 का 2 ये रहा, देखो रूट 3 ये रहा, लेकिन ये माइनस में है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। m की वैल्यू -4 है और n की वैल्यू -2 है। सीधा वैल्यू लगाना शुरू करो। m आपको वैल्यू चाहिए m की 3 माइनस 3m का स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 3n प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n की क्यूब, ये आपको चाहिए। वैल्यू आपको मिली हुई है, डायरेक्ट वैल्यू लगाओ। m बराबर -4 है और n बराबर -2 है। वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या दिक्कत है, आसान तो है। अगर m की जगह मैं 4 लगाता हूँ माइनस का, तो ये आ जाएगा -64, 4 की क्यूब -64 है भाई, माइनस का साइन। पहले सॉल्व कर लें, बाद में देखेंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 16 आएगा, 16 तिया हो जाएगा 48 माइनस का, है भाई। सवाल देख लेना, सवाल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा -12, 4 तिया 12। m का मामला ख़त्म। अब आते हैं n पर। n को लगाओगे तो ये आएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा ना भाई, 3 दूनी 6, प्लस में -2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 तिया हो जाएगा 12, -2 का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा 8, 12 से 12 प्लस माइनस का चला जाएगा, सारा जुड़ा के आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 6 4 10, 8 4 12। एक काम कर लो, 64 और 6 हो गया 70, 70 और 50 120, 6 26। आंसर आ जाएगा -126, -126 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू आपके सामने है, फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे आप बताओ मुझे। करना तो पड़ेगा ना कुछ, तो वैल्यू पुट कर लो यार, कौन सी समस्या है इसमें, कोई इतना लंबा चौड़ा सवाल तो है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पे क्वेश्चन पूछा है। सवाल आपके सामने है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8.4 डिवाइडेड बाय 0.12, तो डेसिमल ऊपर लग जाएगा, है भाई। तो 12 सत्ते हो जाएगा 84, यानी आ जाएगा 70, और 70 इंटू 0.2 करोगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14। तो सवाल आपका बन गया 7.2 में प्लस करना है 14, तो 14 7 21, ये हो जाएगा 21.2। पहला नंबर आ गया 21.2। ये ऊपर का मामला निपट गया सारा। इसके बाद सवाल क्या है आपका, माइनस में है 5 इंटू है 3 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये कितना आएगा, 3 को डिवाइड करना है 0.05 से, तो पॉइंट की 2 0 ऊपर चली जाएंगी, यानी कुल मिला के आ जाएगा 60, है भाई 60 आ जाएगा। और 60 इंटू 5 आ जाएगा, 60 इंटू 5 आ जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 300 सीधा, माइनस का 300 और प्लस का है ये 3, तो कुल मिला के यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 297। और 21.2 को अगर मैं इसमें से घटा दूँ, अगर 21.2 को मैं इसमें से घटा दूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.8। यहाँ पे बचा 6 माइनस 1, 9 माइनस 2 7, 275.8। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
बड़ा प्यारा सा बोर्ड मास का सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अगर आपको 4 में मिला है ये एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा मिला है, तो देखो इसकी ना डायरेक्ट वैल्यू है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर आपको सिंपल फॉर्म दी है स्क्वायर, एक सिंपल और स्क्वायर, बाद में 4 में पूछा हुआ है, तो आंसर इसका 1 आता है। 1 कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर वैल्यू निकाल लूँ, देखो पहले इसे देखते हैं, यह साइन थीटा बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है भाई। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि मैं साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख सकता हूँ, है भाई। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा रख सकता हूँ, तो अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा मैं रख रहा हूँ, ये देखो रख दिया प्लस में, है भाई। जब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो सकता है, तो कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। बोलो, आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है सर। अगर ये हो सकता है तो यार अभी तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन में लिखा है, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिला होता है। बस नज़रें एकदम बाज वाली चाहिए, ठीक है, बाज बनो, गीदड़ मत बनो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पर। एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। भाई मुझे एक सीधी सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर पुट थीटा इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। एक्स कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 और साइन 0 0, तो ये तुम्हें मिल जाएगा x बराबर तुम्हारा सिंपल आ जाएगा 1 की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगा 1, सिंपल है भाई, क्योंकि साइन 0 1 हो जाएगा, यानी x इंटू 1 यानी x, और वो 0 हो ही चुका है तो वो ख़त्म ही हो गया, बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, अंदर लगा लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर लगाओगे तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस में x की स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका केवल और केवल 1। इससे ज़्यादा अगर ये शॉर्ट सवाल आपको कहीं मिलता है तो आप मुझसे आके मिलो, ठीक है, मिल ही नहीं सकता, फुल गारंटी है। ये सवाल जितना है इतना ख़तरनाक लेवल है, अगर आप देखोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, सवाल बहुत काफ़ी बड़ा है, आप देख लीजिएगा। m माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो सबके बराबर 3 दे रखा है। अगर मैं इसमें काम कर लूँ कि भाई अगर इस 3 को एडजस्ट कर दूँ, बाद वाले 3 को इधर एडजस्ट कर लूँ, तो इधर तीनों में 1 1 1 माइनस कर दूँ, हर पेयर में से 1 माइनस कर लो। अगर हर पेयर में से 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस करोगे तो 1, देखो एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, सुनो। अगर आप m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, सॉरी सी स्क्वायर में -1 करोगे, तो एलसीएम लेने पर तो नीचे यही आएगा, है भाई, एलसीएम लेने पर तो यही आएगा। लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये कुल मिला के बन जाएगा m माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही दूसरा वाला पेयर बन जाएगा, ऐसे तीसरा वाला पेयर बन जाएगा। तो तीनों पेयर से m कॉमन ले लेंगे, अंदर ये बन जाएगा। और नीचे के जो अपॉन है इनके बराबर क्या चलेगी? 0 चलेगी। इनके बराबर क्या चलेगा? 0 चलेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ पहले। है भाई? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसको कॉमन लूँगा ना तो उधर सारा का सारा एक जैसा ही डाटा बचने वाला है। ठीक है भाई? कोई दिक्कत परेशानी? क्योंकि नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये रहेगा। ऐसे ही अगले वाला पेयर रहेगा, दूसरे वाला, ऐसे ही तीसरे वाला रहेगा। तो ये जो है ना, ये वाला डाटा ये उधर जाके बराबर में जो नंबर है 0, क्योंकि बराबर में क्या छोड़ेंगे हम, क्योंकि 3 तो एडजस्ट हो गया ना यहाँ से, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हारा जो सवाल बनेगा फाइनली वो बनेगा m माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m बराबर तुम्हें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है? अप्रोच थोड़ी ऐसी लगाओ कि चीज़ें आपको मेंटली दिखने लगे। ठीक है? हर पेयर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे पेयर सॉल्व कर लो, सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि सब में देखो, अगर यहाँ ए है, सुनो, अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगले में अगर देखोगे तो ऊपर बी है तो नीचे सी है, फिर ए है। सेम टू सेम पैटर्न है, इतना सा भी फ़र्क नहीं है सवाल में। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शंकु के छिन्नक मतलब फ्रस्ट्रम के 2 वृत्ताकार फलकों की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। छिन्नक की जो फ्रस्ट्रम है उसकी जो हाइट है वो 21 सेंटीमीटर है। आपको इसका वॉल्यूम चाहिए। देखिए, छिन्नक का जो वॉल्यूम होता है, फ्रस्ट्रम का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3, जो आपका कोन का होता है काफ़ी हद तक सेम होता है। 1/3 इंटू पाई इंटू, अब इसमें जो होता है ना आर, जो कैपिटल है, ऐसे लिख लो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल और स्मॉल आर का प्रोडक्ट, और इंटू में होता है एच। या एच को यहाँ ले लो, वो तो मल्टीप्लिकेशन है, आप कहीं भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद रखना। भाई जो आपका कोण होता है उसमें आर एक ही होती है, तो आर स्क्वायर कर देते हैं सीधा। तो यहाँ भी तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर ही होगा, सेम होती तो स्क्वायर हो जाता। तो चलो कोई बात नहीं, लगाते हैं भाई, जो है जिसका उल्लेख है कहीं संविधान में उसी को सॉल्व करेंगे, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर देंगे। चलो आ जाओ, वैल्यू पुट करते हैं। आर है 1/5, सॉरी ये आर का स्क्वायर भी होता है भाई आर का स्क्वायर भी होता है, क्योंकि आर का स्क्वायर तो होना ज़रूरी है ना भाई। तो आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 चौक 20 भी हो जाएगा। इनटू में एच क्या है? एच है 21। तो 7 या 21 से तो 21 निपटाई दो, 25 16 41 20 61, 61 इंटू में 22, 61 दूनी हो जाएगा 122, 122 11 जा करोगे तो ये हो जाएगा 1342, 1342, 1342 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, फर्स्ट क्लास। अल्टीमेट जुगाड़ है, डायरेक्ट फार्मूला टेस्टिंग का सवाल है। जिस बच्चे को फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम का पता है वो इस सवाल को बहुत स्पीड में और आसानी से कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कितने वर्षों में कोई धनराशि 6 से ही 1/4% से दुगने हो जाएगी। दुगना चाहिए, दुगना मतलब देखो
जब भी दुगने की बात करें तो अपने दिमाग में कॉन्सेंट्रेट करके 200 समझना, 3 गुने की बात करें 300 समझना, 4 गुने की बात करें तो 400 समझना। तो 3 गुने का मतलब 300 है, 2 गुने का मतलब 200 है। उसने बोला 2 गुना है, 2 गुना मतलब होता है 200। हमेशा 100 माइनस करो, क्योंकि 100 हमारा खुद का पी होता है, प्रिंसिपल होता है। तो बाकी बचा इंटरेस्ट। इसको डिवाइड कर दो 6 से ही 1/4 से। 6 से ही 1/4 का मतलब होता है ये 25/4। 25 से काटोगे वैसे भी 1/16 होता है, अगर नहीं भी लिखो तो ये भी ठीक है। 16 वर्ष यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 16 ईयर। ठीक है, 16 वर्ष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 729 मिलीलीटर मिश्रण में 7:2 के अनुपात में दूध और पानी है। मिल्क वाटर 7:2। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए? पानी मिलाना है, वाटर, ध्यान रखिएगा, ताकि नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 हो जाए। देखो 729 लीटर टोटल है, इसका जोड़, मेरा जोड़ है 7 और 2 9, 9 से काटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 81। इसको यहीं छोड़ दो, 81 इसकी 1 यूनिट की वैल्यू है। अब आप देखो, आपको मिलाना है पानी, तो मिल्क की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो सेम कर देंगे, बट यहाँ पे सेम है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों के दोनों सेम टू सेम हैं तो आप मुझे बताओ ये कितना यूनिट पानी मिलाया है? 2 से 3 यूनिट हो रहा है, तो 1 यूनिट पानी तो मिलाया है, और 1 यूनिट की वैल्यू ही तो 81 है। तो 81 एकम 81 आपका आंसर आ जाएगा 81। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। PQRS समानांतर चतुर्भुज में एंगल P एंगल Q का 4 गुना है। एक पैरेललोग्राम है भाई, समानांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम है, दैट इज PQRS। P और S, P जो है Q का 4 गुना है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। पैरेललोग्राम में दोनों जो भुजाएं हैं, इन दोनों का सम 180 होता है। अगर इनका सम 180 होता है तो इसका जोड़ है 4 और 1 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 36। तो इधर ये हो गया 36 डिग्री, इधर ये हो गया 144 डिग्री। 36 सिक्का 36 चौके 144। ठीक है भाई। अब ये अगर 144 है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आपके आमने सामने जो एंगल होते हैं उनका सम ऑलवेज वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब एंगल P जो रहेगा बराबर होगा एंगल R के। तो एंगल P आपका अगर 144 डिग्री है तो एंगल R भी आपका क्या रहेगा, 144 डिग्री रहेगा। आपको क्या चाहिए इसमें, एंगल R की वैल्यू ही चाहिए, 144 इज द राइट आंसर। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और पैरेललोग्राम की अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए बी किसी काम को 6 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला कितने दिन में। कुछ नहीं करना यार, ऊपर गुणा नीचे प्लस का प्रावधान यहाँ पे हमारे पास में होता है। आप लगाओ और आंसर पाओ, है भाई। ऊपर दोनों का गुणा करो, नीचे दोनों का अंतर करो। 18 छिक्का 108, तो 12 निम्मा 108। फर्स्ट क्लास आंसर। ठीक है, एक ही शॉट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा फर्स्ट क्लास, ऊपर गुणा नीचे माइनस। अगर 2 के काम में से 1 का काम घटाना हो तो ऊपर गुणा नीचे माइनस का प्रावधान फर्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक 7776 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के त्रिभुज की जो साइडें हैं वो 3 4 5 है।
यार मुझे एक बात बताओ, अगर वो 3 4 5 दे रहा है तो मेरा माइंड तो यहीं सेट हो गया, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका एरिया दे रहा है 776। इसका एरिया हमारे हिसाब से क्या होता है, बड़ी भुजा को छोड़ दो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बता रहा हूँ मैं, बड़ी भुजा को छोड़ दो, बाकी बची दोनों भुजाओं को गुणा करके आधा कर दो। तो 4 तिया 12, 12 का आधा हो गया 6, 6 से इसको काटोगे तो ये आएगा 6 एकम 6 दूनी 6 तिया 18 6 चिंग 36, सॉरी 1296। दो संख्याओं के प्रोडक्ट को नीचे रखोगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आएगा इसका 36, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 36। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है तीनों भुजाओं का सम। तो 5 4 9 3 12, आपको 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए। एक यूनिट की वैल्यू 36 है तो 12 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 36 432 वर्ग सेंटीमीटर। पर वर्ग सेंटीमीटर क्यों, केवल सेंटीमीटर ही रहेगा भाई, पेरीमीटर है ना। तो ये आपका आंसर आएगा 432 फर्स्ट क्लास। समझ आ रही है मेरी बातें है भाई? अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ के आपको कुछ हो सकता है, कुछ मिल सकता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट किया करो, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। 4 संख्याओं का योग है 48। जब पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाता है और तीसरी चौथी में से 3 और 7 घटाया जाता है तो संख्या इक्वल हो जाती है। चारों संख्याएं पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो बाय ऑप्शन टैली लगाओ, स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, स्क्रीन पे निपटा दो। कैसे निपटाओगे, ऑप्शन देखो। मान लो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लिया, 6 8 6 10 14 18, मैंने पहला ऑप्शन ले लिया है भाई। कहता पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ना है। इसमें मैंने 5 जोड़ा, इसमें मैंने 1 जोड़ा, या ऐड करना है। इसमें मैंने 3 घटाया, इसमें मैंने 7 घटाया, ये आया 11, इधर ये भी 11, इधर ये भी 11, इधर ये भी 11, सारे हो गए ना 11 के 11, सब इक्वल हो गया। अगर मान लो मैं सेकंड ऑप्शन उठा लेता तो क्यों उठाता यार, पहले में 5 जोड़ते तुम तो 10 हो जाता, दूसरे में 1 जोड़ते 12 हो जाता, 10 12 कैसे बराबर होता, मुझे बताओ तो सही। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है ना। तो बहुत आसान वे है इस सवाल को करने के लिए, टैली करो, बेस्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और भूमि के कोण पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी बतानी है, कितने मीटर है, और √3 की वैल्यू आपने लगानी है 1.732। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे खड़ी है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस ये कर रही है कवर। 30 डिग्री का ये एंगल बना रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीढ़ी के तल की दूरी, मतलब आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ वाली है भाई। देखो मुझे ये बताओ, ये तो 90 डिग्री का फिक्स है, तो ये 60 डिग्री फिक्स है, ये 30 या 60 ये आपको चाहिए। तो वैल्यू क्या होती है, 30 60 90, आपको याद है मैं काफ़ी वीडियो में ये बता चुका हूँ, 1:3:2 होती है, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, आ जाइए। आपको 90 के सामने 2 होता है, अकॉर्डिंग टू दिस 90 के सामने 2, मेरे हिसाब से 90 के सामने 10 बता रहा है, तो मैं ये कहूँगा ये 5 का मल्टीपल जा रहा है। हर नंबर को 5 का मल्टीपल कर दो। अगर वो इसकी हाइट पूछ लेता ना, सीधी लंबवत हाइट उसकी हॉरिजेंटल वाली, तो 30 के सामने वाली भुजा, यानी कि मेरा आंसर 5 का मल्टीपल 5 ही हो जाता। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए,
मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके तल की दूरी, यानी मुझे 60 वाली वैल्यू चाहिए। तो 5 का गुणा करेंगे √3 से, मतलब 5√3 आपका आंसर आएगा। लेकिन इसको √3 की वैल्यू अलग से लगा के देनी है, तो अलग से लगा देंगे, कौन सी दिक्कत है। 5 इंटू में 1.732, 2 को छोड़ दो, इतने से काम बन जाएगा यार। 17 पंजे 85, 85 यानी 8.5 के आसपास का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8.66 मीटर, यस मीटर में चाहिए। 8.66 विल बी द आंसर। अल्टीमेट सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, बार बार रिपीट होती है हाइट एंड डिस्टेंस। करके जाइएगा, मजा आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ गया जब एक 42 वर्ष का आदमी उसमें से चला गया और नया आया, तो उस नए व्यक्ति का वेट कितना था। देखो भाई 1.6 kg बढ़ रहा है एक व्यक्ति के जाने से और दूसरे व्यक्ति के आने से। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जितने किलो का बंदा जाता है उतने का तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है। एक आदमी में 1.6 kg की वृद्धि हो रही है, तो 15 आदमियों में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, कितना बढ़ेगा। एक आदमी 1.6 है, तो 15 आदमी को अगर देखा जाए तो ज़रा लगाओ दिमाग, 15 और 9 24, 24 बढ़ जाएगा। अगर नया आदमी 24 किलोग्राम बढ़ के आया था तो नया आदमी आया था 66 किलो का। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। तो 42 में केवल 24 ऐड करना था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आ रही है 24 kg। कैसे, 15 छिक्का 90 यानी 9। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रायंगल ABC में एक रेखा A से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD रेशो DC 4:5 होता है। ठीक है, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल 60 है, तो ADC का एरिया क्या होगा। देखो भाई ये कुछ मामला ये ऐसे बनता है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C, ये कोई D पॉइंट मान लो। यहाँ पे ये D पॉइंट इसको इस तरीके से काट रहा है कि ये 4:5 का रेशो बनता है। ABD का जो एरिया है वो 60 है ABD का। आपको ADC का चाहिए, ADC का ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे ना आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 75 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 मैं इसको BC करूँ, इसको X मानूँ, इसको Y मानूँ, ज़रूरत बताओ कहाँ है। डायरेक्ट एरिया को एरिया से आप कंपेयर करके चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये है कुछ ऐसा सवाल। ये आपका कोई रेडियस है, ये सेंटर है, ये कोई P पॉइंट, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींच दी। ये आपका 6 सेंटीमीटर बताया है उसने, ये आपका 6 सेंटीमीटर है।
ठीक है भाई। इसके बाद जो आपको बताया है टेंजेंट जो बताई है, जो स्पर्श रेखा बताई है, उसकी लंबाई आपको निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 10 गिवन है। 10 गिवन है तो देखो यहाँ पे ये जब टेंजेंट होता है तो ये इसको 90 डिग्री के एंगल पे बनाता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप बहुत अच्छे से यहाँ पे जानते होंगे। 6, 8, 10 की पाइथागोरस होती है, तो 6, 8, 10 ये लंबाई आपको मिल जाएगी कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है मेरे भाई। तो बच्चों ये आपके लिए मैं लेके आया था एसएससी सीजीएल के लिए 2023 के लिए आपके कुछ मॉक टेस्ट के रूप में 25 क्वेश्चन हैं आपके, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा प्यारी प्यारी है इसमें ट्रिक्स जो आपको मैंने यूज़ करवाई हैं। पूरी वीडियो में आपने मज़े से करे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिस बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है जी। और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से नई नई वीडियो, नई नई ट्रिक्स के साथ में लाता रहूँगा। और जितने भी वीडियो में मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, लगभग 20 के आसपास मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा। कुछ उसमें प्रीवियस पेपर भी हैं, लगभग 7-8 जो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, तो आप इनको करके जाइएगा। डेफिनेटली पेपर ऐसा ही आएगा जैसा आपको कराया जा रहा है मैथ में। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है, मुझसे लिख के ले जाओ। ठीक है, फुल गारंटी के साथ में चीज़ें चलती हैं, इतना सा भी फ़र्क नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को शेयर करें ज़रूर और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।